Quick IAS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 72 बीपीएससी का जो बैच है, समाधान बैच, उसके लिए करंट अफेयर जो है, जो वीकली करंट अफेयर शुरू किया गया है, उसमें मंथली करंट अफेयर हम लोग करेंगे। आज का जो करंट अफेयर है अक्टूबर के महीने का है। इससे पहले मैंने सितंबर महीने का करंट अफेयर करा दिया था। ये जो करंट अफेयर है 72 बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडीओ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बिहार में कोई अन्य जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी में या जो है कोई भी एग्जाम होगा, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। न्यूज है आपका कि महिला उद्यमिता को वैश्विक मंच देने की पहल शुरू की गई है। याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि करंट अफेयर में दो तरीके से कराऊंगा। एक आपका जो है इस तरह से व्याख्या के रूप में, और एक तरह जो आपका एमसीक्यू के रूप में। तो आपको हर तरह से करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो महिला उद्यमिता को वैश्विक मंच देने की जो पहल शुरू की गई है, वो किसके द्वारा शुरू की गई है, क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो सीधे सीधे कम पूछे जाते हैं। उसमें सेंटेंस 1 2 3 4 करके सेंटेंस में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो हमें हर तरीके से करंट अफेयर देखने की जरूरत होती है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको दोनों तरीके से करंट अफेयर को बताया जाए। तो याद रखना, जो महिला उद्यमिता के लिए वैश्विक मंच प्रदान करने की पहल है, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो लिखा है 17 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने। अब आपसे पूछा जाएगा ये पहल किसकी है? तो नीति आयोग की है। ठीक है, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच, याद रखिएगा, और आपका डीपी वर्ल्ड ने संयुक्त रूप से एक नई पहल बी राइज, महिला उद्यमी समावेशी और सतत उद्यमों की पुनर्संकल्पना के नाम से जो है इस पहल की क्या किया है? शुरुआत किया है, इस पहल की घोषणा किया है। तो नाम क्या है ये आपको याद रखना है। शुरू किसने किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर के शुरू किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हमें याद रखना, हमें जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में लिखा है आपका, यह कार्यक्रम महिला उद्यमिता मंच की जो है अवार्ड टू रिवार्ड पहल के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। तो महिला उद्यमिता जो मंच है, उसमें याद रखेगा अवार्ड टू रिवार्ड पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। पहल का नाम याद रखना, किसके तहत शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है, क्यों शुरू किया गया है, इन्हीं चीजों को हमें जानते हुए आगे बढ़ना, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है भारत की महिला उद्यमियों को व्यापार जो है क्या करता है, सुगमता प्रदान करना, मार्गदर्शन देना, और जो है रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपने व्यवसायों का वैश्विक विस्तार करने में सहायता प्रदान करना। जो भारत की महिला उद्यमी हैं, उनको एक वैश्विक मंच प्रदान किया जाए, वर्ल्ड लेवल पर उनको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे भारत का भी नाम रोशन हो, और उन महिला उद्यमियों को साहस मिले और उनको देख करके और लोग प्रोत्साहित हो। ये उद्देश्य इसमें रखा गया है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई उद्योग में मुख्य रूप से इस पर फोकस किया गया है, जो खासकर महिलाओं के हाथ में काम होते हैं, जिनमें उच्च वृद्धि की क्षमता है की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय विस्तार हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसीलिए इस मंच की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो मंच का उद्देश्य, विशेषताएं, कौन शुरू किया, इन सबको जानना जरूरी है, तभी हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, तो आपके लिए क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसकी शुरुआत की गई है 11 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस योजना की क्या की है? शुरुआत की है। तो शुरू कब किया गया है? 11 अक्टूबर को शुरू किया गया है। तो मंथली करंट अफेयर का यही मकसद होता है कि हमें हर क्षेत्र में हमें जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरीके से हमें देखने की जरूरत पड़ती है। पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई है? हो सकता है जब वाक्य बना के करंट अफेयर में दिया जाता है, तो आपको वाक्य बना के हो सकता है 11 अक्टूबर की जगह पर नवंबर दे दिया जाए, दिसंबर दे दिया जाए। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि इस योजना के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है या वैसे ही आपने नॉलेज इस पर थोड़ा बहुत रख करके छोड़ दिया है। तो 11 अक्टूबर 2025 को इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया है।
मंत्री द्वारा शुरू किया गया है या प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जब सेंटेंस वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? यह एक समन्वित पहल है जिसमें 11 मंत्रालयों के अंतर्गत 36 उप योजनाएं क्या की गई हैं? सम्मिलित की गई हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य जो योजना है उसमें 11 मंत्रालय शामिल हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है वाक्य बना के पूछा जाए कि इसमें कितने मंत्रालय शामिल हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें 15 मंत्रालय शामिल है, 11 मंत्रालय शामिल है, 10 मंत्रालय। तो वाक्य बना के जब रहेगा तो क्वेश्चन हमारे पकड़ में इसलिए नहीं आते हैं, क्योंकि एक ही जो है करंट अफेयर के 3-4 सेगमेंट को पूछते हैं, इसीलिए हमें डिटेल में जानना जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा है जिसका उद्देश्य क्या है? आकांक्षी जिलों में, याद रखना नीति आयोग की एक पहल है, आकांक्षी जिलों की एक पहल शुरू की गई है, नीति आयोग ने शुरू किया है। जो जिले सबसे पिछड़े हैं, जो जिले विकास में काफी पिछड़े हैं, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, इसीलिए नीति आयोग ने एक नए जिलों की शुरुआत की है जिसे हम आकांक्षी जिला कहते हैं। इसका निर्धारण किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ये पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े जिले हैं भारत के, उनको कहा गया है। ठीक है, तो लिखा है जिनका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में कृषि प्रगति को तीव्र गति प्रदान करना है। किसको करना है? कृषि को प्रदान करना है, कृषि को जो तीव्र गति प्रदान करना है। यह योजना को 24,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि धन धान्य जो योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री, उसपे के लिए कितने पैसे का आवंटन किया गया है? तो 24,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना को जुलाई 2025 में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। तो जुलाई में मंजूरी दी गई थी और अक्टूबर में इसको शुरू किया गया है, 11 अक्टूबर को। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं लक्ष्य क्या है इसके, यह भी याद रखना है क्योंकि लक्ष्य ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण तथा सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को जो है सुगम बनाना है। यह याद रखना। प्रधानमंत्री जो कृषि धन धान्य योजना शुरू की गई है वो 100 जिलों में शुरू की गई है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण निकला। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में शुरू की गई है? ऑप्शन क्या हो सकते हैं? 100, 200, 150 या 75 जिले। तो 100 जिलों में शुरू किया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है आपका, आरबीआई द्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया गया है। याद रखना 99% ये क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि आरबीआई ने भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया है। आरबीआई के अंतर्गत इस बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है, बनाने का कारण क्या है, इसमें कौन से मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 99% उम्मीद है ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे नियामक बोर्ड गठन किया है और आने वाले समय में वहां से क्वेश्चन आए हैं, तो हमें उस पर गलती नहीं करनी है। हमें अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत हम नहीं करेंगे। लिखा है आपका 30 सितंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान विनियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में क्या है, पीआरबी का गठन किया है। अब याद रखना, आप इसका जो है हिंदी में भी नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी नाम याद रखिएगा, और आपका इसका शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखिएगा, पीआरबी इसको कहते हैं। इसका गठन किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा किया गया है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में लिखा है, यह 6 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करेंगे। पूछा जा सकता है कि जो भुगतान नियामक प्रणाली बनाई गई है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो आरबीआई का गवर्नर ही होगा और 6 सदस्य उसमें शामिल होंगे। दायित्व क्या होगा? तो बोर्ड का कार्यक्षेत्र क्या होगा, इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो भुगतान अगर देखा जाए तो बोर्ड का कार्यक्षेत्र क्या होगा? सभी भुगतान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षण करना। हमारे देश में जितने भुगतान प्रणालियां हैं, पेमेंट सिस्टम है, फोन पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, भीम ऐप है आपका, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भुगतान प्रणालियां हैं जिनको विनियामक करना, मतलब जिनको रेगुलेट करना है कि वो जनता के हिसाब से जनता के लिए काम कर रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं, पहला। दूसरा, कहीं साइबर ठगी का तो काम उसमें नहीं हो रहा है,
कहीं उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे आम जनता को प्रॉब्लम हो। द्वितीय, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए भुगतान प्रणाली को हमेशा क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला काम क्या है, भुगतान प्रणालियों का विनियमन करना और उनका पर्यवेक्षण करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सिस्टम को मजबूत करने का काम करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक और गैर इलेक्ट्रॉनिक तथा घरेलू और सीमा पार भुगतान प्रणालियां शामिल होंगी। अब आप समझ सकते हैं, जब आप फोन पे आप कुछ पे करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, गैर इलेक्ट्रॉनिक हो गया जो हम कहीं पर क्या कहते हैं, बैंक के माध्यम से चेक या जो है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं, उसको भी। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र में जो पेमेंट हो रहा है और सीमा पार विदेशों में जो पेमेंट हो रहा है, उन सब को इसमें शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। इसका उद्देश्य भुगतान और संरचना अर्थात जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और एकीकृत करना है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण बोर्ड है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख लीजिएगा, कहीं किसी न किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है, जब भी आरबीआई कुछ नई पॉलिसी शुरू करता है, कोई पोर्टल शुरू करता है, कोई ऐप शुरू करता है या कोई बोर्ड गठन करता है, तो वहां से क्वेश्चन हमेशा इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर के माध्यम से रहता है। तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। सदस्य कौन होंगे, तो याद रखना, इसका जो पहला सदस्य होगा वो आरबीआई गवर्नर होंगे, जो इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे, जो भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रभारी होंगे। इनके नेतृत्व में ही सारा काम देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक होंगे, जो भुगतान और निपटान प्रणालियों के प्रभारी होंगे। इसके अलावा भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के एक सचिव भी एक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। पांचवा जो सदस्य होगा वो जो है इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव भी होंगे, क्योंकि इसमें सूचना और खास करके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों का इसमें मुख्य रूप से योगदान होता ही है पेमेंट में। और अरुणा सुंदर राजन, ये सेवानिवृत्त आपका आईएएस अधिकारी हैं, ये भी इसमें शामिल होंगी। तो 6 सदस्य इसमें शामिल होंगे इस बोर्ड में। बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है चूना पत्थर प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी तक चूना पत्थर को उप खनिज के रूप में वर्गीकृत करते थे, लेकिन अब चूना पत्थर को खनिज के रूप में वर्गीकृत करेंगे। चूना पत्थर याद रखिएगा, ये एक बलुआ चूना पत्थर होता है, एक आपका लाल बलुआ चूना पत्थर होता है, एक आपका चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर मुख्य रूप से देखा जाए तो बिंद क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट व्यू से जाते हैं। चूना पत्थर याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल जो होता है, याद रखिएगा, हमारे घरों में पेंटिंग में, इसके अलावा जो है चीनी उत्पादन में, या जो है अन्य जो है क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। झारखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, आपका बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चूना पत्थर पाया जाता है। औषधि क्रम की चट्टानों में यह पाया जाता है। चूना पत्थर को प्रमुख खनिज का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में किस खनिज को प्रमुख खनिज के दर्जे के रूप में या उन्हें दर्जा दिया गया है या शामिल किया गया है, तो चूना पत्थर को शामिल किया गया है। लिखा है, केंद्रीय खान मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 में एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। तो अपने आप में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली न्यूज है आपका, अंटार्कटिका में भारत का नया अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 खोला गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99% क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब जब भी अंटार्कटिका में भारत के केंद्र खोले गए हैं, उनके नाम पूछे गए हैं और उनके जो है कौन कौन से स्थापित किए गए ये पूछे गए हैं। तो अंटार्कटिका याद रखिएगा एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर मानव जीवन नहीं पाया जाता है, पूरा बर्फ का क्षेत्र है, लेकिन विश्व के सभी देशों के लिए अनुसंधान के लिए वो खुला हुआ है। तो उस पर भारत के बहुत सारे क्या है, अनुसंधान केंद्र हैं। तो उसमें जो भी हाल में अनुसंधान केंद्र खोला गया उसका नाम क्या है, मैत्री-2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 4 अक्टूबर 2025 को मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को वित्त मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी क्या दी है, प्रदान कर दी है। तो याद रखना, वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दिया है
ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ खोला जा रहा है? अंटार्कटिका में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यह पूर्वी अंटार्कटिका में प्रस्तावित देश का सबसे नया अनुसंधान केंद्र होगा, जो जनवरी 2029 तक निर्मित और तैयार हो जाएगा। तो 2029 तक यह क्या होगा? तैयार हो जाएगा और ये अपने वर्किंग में आ जाएगा। नाम क्या है? मैत्री 2। इसका मतलब मैत्री 1 भी खुला होगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके पहले 3 कौन कौन से हैं, वो भी हमें याद रखने हैं। तो लिखा है आपका कि निर्मित होने के पश्चात मैत्री 2 अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र बन जाएगा। इसके मतलब है कि चौथा की घोषणा हो चुकी है, नाम मैत्री 2 है। तो 3 पहले के कौन हैं और कब खोले गए हैं, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा। आप प्रीवियस से जब क्वेश्चन देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कि अनुसंधान केंद्र में नाम क्या है। लिखा संचालन अवधि या 7 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहेगा। ठीक है। आगे लिखा है मैत्री 2 को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित हरित अनुसंधान के रूप में स्थापित किया जाएगा। अर्थात वहां पर जो है क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा। इसके अलावा इसको स्वचालित उपकरणों से भी लैस किया गया है। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन था? दक्षिणी गंगोत्री था, जो कुछ वर्षों तक संचालित रहा। अब याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का में अंटार्कटिका में पहला, अभी हाल में अगर ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाए कि अभी हाल में मैत्री 2 को शुरू किया गया है, जो भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में, तो भारत का पहला कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री था। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। वर्तमान में 2 अन्य अनुसंधान केंद्र काम कर रहे हैं वहां। एक मैत्री 1 है जो 1989 से कार्य कर रहा है, और दूसरा है भारती 2012 से कार्यरत है, ये काम कर रहे हैं। तो एक आपका दक्षिणी गंगोत्री पहला, दूसरा कौन सा आपका मैत्री, तीसरा आपका भारती और चौथा मैत्री 2 हो गया है। इन चारों का क्रम भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? दक्षिणी गंगोत्री, फिर मैत्री, फिर भारती और लास्ट में मैत्री 2 रखेंगे। तो सबके नाम याद रखिएगा। और ये कब शुरू किए गए हैं और आज भी काम कर रहे हैं। तो अब देखेंगे 2012 में जब स्थापित किया गया था, तो 12, 13, 14, 15 हर साल यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता रहा है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि जो एजेंसी या जो मंत्रालय इस पूरे काम को देखेगा। तो लिखा है नोडल एजेंसी उसी को कहते हैं। तो लिखा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका और आर्कटिक के लिए मिशनों के संचालन और आयोजन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी होती है। ठीक है। अब मंत्रालय कौन सा पूछा जाए, तो मंत्रालय कौन है? पृथ्वी जो है विज्ञान मंत्रालय। लेकिन पूछा जाए कि कौन सा केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है, संस्था कौन सी जिम्मेदार है इसके लिए, तो याद रखना गोवा में। ये संस्था कहाँ है? गोवा में। नाम क्या है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोवा में है। ये यही याद रखना, यही अंटार्कटिका में और आर्कटिक के क्षेत्र में जो भी मिशन चलते हैं सबकी देखरेख यही विभाग करता है, यही संस्थान करता है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है। दूसरा, ये कहां पर है? गोवा में है। ये भी याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारत का एकमात्र मड, याद रखना, वॉल्केनो, कीचड़ युक्त ज्वालामुखी भारत का एकमात्र है। याद रखना ये कहां पर है, अभी हाल में चर्चा में रहा है। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। और चूंकि 2 अक्टूबर को यह याद रखना 2 दशकों से अधिक समय के बाद ये विस्फोट हुआ है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, उसी बहाने आपको यह भी याद हो जाएगा कि गांधी जी के जन्मदिन के दिन, जयंती के दिन याद रखना एक भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो की में विस्फोट हुआ है। कहां पर है, कैसे है, हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर 2025 को 2 दशकों से अधिक के अंतराल के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, याद रखना, किस द्वीप पर?
याद रखना 12 तांग द्वीप पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो मड वाल्केनो अभी हाल में कीचड़ युक्त ज्वालामुखी हाल ही में जो विस्फोट हुआ है, जिसमें विस्फोट होने के बाद कीचड़ नुमा जो है मलबा निकला है, वो किस द्वीप पर है? तो बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। उस इंडिविजुअल द्वीप का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? 12 तांग द्वीप पर भारत के एकमात्र मड वाल्केनो में विस्फोट हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो याद रखना, इस द्वीप को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो थोड़ा इस द्वीप के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। लिखा है आपका जो है क्या कहते हैं, 12 तांग जो द्वीप है, 2 अक्टूबर 2025 को 2 दशकों से के बाद इस पे जो है विस्फोट हुआ है। तो याद रखना ये है कहां पर? तो याद रखना ये स्थानीय लोग इस मड को वाल्केनो को क्या कहते हैं? जलकी के नाम से कहते हैं। यह वाल्केनो जारवा क्रीक क्षेत्र के पास स्थित है। तो याद रखना ये कहां पर है, इसका लोकेशन क्या है, ये मैंने मैप लगा दिया, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक शब्द यहाँ पर आया, जारवा क्रीक के पास है। तो जारवा एक वहां पर क्रीक है, मतलब क्षेत्र है, और जारवा एक जनजाति है। जारवा जनजाति बहुत कुछ दिन पहले चर्चा में थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाल्केनो के बारे में पूछा गया है। आगे लिखा है, 12 तांग द्वीप पर अंडमान द्वीप समूह में स्थित है जो श्री विजयपुरम, अब देखना आपको पता होगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम हो गया है, जो पहले पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में यह द्वीप स्थित है। वहीं पर याद रखना विस्फोट हुआ है, बहुत चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पकड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह द्वीप उत्तरी और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले का हिस्सा है। तो उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच में स्थित है, प्रशासन के रूप में देखा जाता है। ये भी याद रखिएगा, जो मध्य अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्षेत्रफल में हम बताएंगे कौन सा है, मध्य अंडमान है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इससे पहले इतना बड़ा विस्फोट समुद्री भूकंपीय परिवर्तनों के कारण आखिरी बार वर्ष 2005 में दर्ज किया गया था। तो इस तरह का विस्फोट 2005 में दर्ज किया गया था, और अब जाके 2025 में दर्ज किया गया, अक्टूबर के महीने में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो क्वेश्चन आना तय है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, लिखा है आगे, मड वाल्केनो जिन्हें मड डोम भी कहते हैं, यह एक प्रकार का वैज्ञानिक भू आकृति है जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के दौरान कीचड़, पानी और गैसों, मुख्य रूप से मीथेन, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मिश्रण के साथ विस्फोट इससे बनते हैं। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, किससे बनते हैं, कौन कौन गैसें निकलती हैं। ये अक्सर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये अक्सर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें, अर्थात जहां पे दो प्लेटें आपस में मिलती हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ही ज्वालामुखी से हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक के जो सिद्धांत उसमें काम करता है। ठीक है, लिखा है मिलती है जैसा कि सबडक्शन जोन, क्योंकि इन क्षेत्रों में दबाव बढ़ जाता है, तो जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जो पतली प्लेट होती है, सागरीय प्लेट होती है, वो हमेशा महाद्वीपीय प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है। सबडक्ट का मतलब ये होता है उसके अंदर जाना। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, वही पूछा गया है। आगे लिखा है, कुछ ही समय पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय वोल्केनो में भी विस्फोट हुआ था। अब ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप पर है, इसमें भी विस्फोट अभी हुआ है। मड ज्वालामुखी कौन सा है, अभी आया है। ठीक है, बारातांग द्वीप पर है, वो भी याद रखिएगा। और एकमात्र प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन है, नारकोंडम, वो भी जो आपका अंडमान में है, ये भी आपको पता ही होगा। इसमें भी विस्फोट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। इसके बारे में मैंने इसके पहले जो करंट अफेयर था उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, आगे लिखा है, उल्लेखनीय है कि यह दोनों वोल्केनो एक ही टेक्टोनिक प्लेट, इंडो बर्मा प्लेट के बाउंड्री जोन पर स्थित है। अब प्लेट का नाम याद रखना, इंडो बर्मा प्लेट पर है, जो अंडमान निकोबार, याद रखना, वोल्केनिक आर्क का हिस्सा है। और इंडो बर्मा प्लेट यूरेशियाई प्लेट का जो है एक हिस्सा है, जो है उसी से जुड़ा हुआ है, और उसी जब इंडियन प्लेट के टकराने से ही जो है इनका निर्माण हुआ है, किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, जो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब, बहुत चर्चा में रहा है।
ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों चर्चा में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लिखा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक मंत्रालय ही बना दिया गया है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हमारे यहाँ हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। ये 3 बंदरगाह कौन कौन से आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो हब शुरू किया गया है वो 3 बंदरगाहों पे शुरू किया गया है, वो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिलान करने को आ सकता है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन जो हब बनाया जा रहा है इनमें से किस बंदरगाह पे शुरू नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन में 3 पे शुरू किया गया है, जिसमें शुरू नहीं किया जाएगा उसको काटना है, हमें उसी को हमें चुनना है। तो तीनों बंदरगाह के नाम आपको याद रखना है, तीनों बंदरगाह के नाम क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला बंदरगाह कौन है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, याद रखना, गुजरात में कहां पर है, आपका जो पता होगा कि कांडला, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ये याद रखना। तो नंबर 1 बंदरगाह कौन सा हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया, इसको याद रखिएगा। दूसरा बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ, प्राधिकरण कहाँ पे, तमिलनाडु है, इसको क्या कहते हैं, तुतीकोरिन बंदरगाह पहले कहते थे, ये आपको याद रखना है। और तीसरा आपका पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण उड़ीसा, तो पारादीप आपका जो है क्या कहते हैं, चिदम्बरनार, और आपका कौन सा, कांडला, इसी 3 बंदरगाहों पे क्या शुरू किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन हब शुरू किया गया है। तीनों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आएगा। और आजकल एनर्जी काफी चर्चा में है, पीएनजी सीएनजी सब चर्चा में है, तो उनके जो है एलिमेंट को भी याद रखिएगा, कौन कौन से गैसों से मिल करके सब बनते हैं, बहुत चर्चा में है। तो एग्जामिनर इन सब पे बहुत ध्यान देते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तब हमें ध्यान आता है कि ये सब चर्चा में था और हमारे बगल में हम रोज बोलते थे और हमसे गलत हो गया। देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपका लॉकडाउन से जुड़े हुए क्वेश्चन, कौन कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन प्री में, इंटरव्यू में, मेंस में पूछे गए। तो ऐसे यहाँ भी पूछा जाएगा। और हार्मोज जल संधि तो जरूर याद रखिएगा, कुछ हो चाहे ना हो उसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है। लिखा है आगे, ग्रीन हाइड्रोजन हब की मान्यता प्राप्त होने से इन बंदरगाहों में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होगी, हरित निवेश में वृद्धि होगी और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों में नवाचार को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब आज समय की मांग है, उसको हमें पूरा करने की जरूरत है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसको अच्छे से याद रखना कि किन बंदरगाहों पे इसको शुरू किया गया है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगली न्यूज आपका है कोरल लावा जो है क्रायो बैंक। याद रखिएगा, कोरल एक ऐसा जीव है, समुद्री जीव है, जिसके ऊपर एक आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वही कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण जब जीव मर जाते हैं तो लगातार जमा होने से, याद रखिएगा, कोरल जीव जो है एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। तो जब लगातार जमा होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जब सी लेवल के ये ऊपर आ जाते हैं तो इन्हीं को हम द्वीप कहते हैं। और हमारा जो लक्ष्य द्वीप है, याद रखिएगा, जो हमारा लक्ष्य द्वीप है वो आपका कोरल से ही बना है, ये आपको याद रखना है। कोरल एक समुद्री जीव होते हैं, उनके लावा के लिए जो है क्रायो बैंक बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका कोरल के जो जीव है जलवायु परिवर्तन की वजह से और सागर के जलस्तर बढ़ने की वजह से खतरे में है। तो क्रायो बैंक बनाया जाता है कहाँ, याद रखना, ये इन सीटू का परिणाम होता है। जैव विविधता में हम लोग पढ़ते हैं इन सीटू एक सीटू, तो एक सीटू के तहत बनाया जा रहा है, अर्थात इनको सागर से बाहर कहीं संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। दूसरा, कोरल सागर, इसी कोरल के नाम पर एक कोरल सागर भी है। कहां पर है, आप मैप पे देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोरल सागर है, जो प्रशांत महासागर का क्या है, हिस्सा है, ये भी याद रखना। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े कोरल द्वीप पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं इसको, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप जो मैप पे देख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या न्यूज है इसमें। तो ये क्रायो बैंक खोला कहाँ गया है कोरल के लिए, तो लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस मरीन साइंस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में फिलीपींस की पहली कोरल लावा
जो है क्रायो बैंक की सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। तो फिलीपींस याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। ये याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है। मनीला इसकी राजधानी है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। वहीं पर जो है कोरल लावा आपका क्रायो बैंक की स्थापना की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वही देश है जो मैग्सेसे अवार्ड देता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगली न्यूज आपका, देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। कहां पर? हाल ही में लखनऊ नगर निगम में। ठीक है, नगर निगम ने लखनऊ के याद रखना जरहरा में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण क्या किया है? प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि देश का पहला है तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा खोला गया है, ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो लिखा है इसकी स्थापना भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अप्रेंटिस आधारित डिग्री प्रोग्राम, याद रखिएगा, ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। ये बिहार सरकार के शैक्षिक वर्ष 2025-26 से याद रखिएगा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो लिखा क्या है, यह 4 वर्षीय रोजगार उन्मुख पहल है जो व्यावसायिक कौशल और उद्योग अनुभव को एकीकृत करती है। यह प्रोग्राम बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 11 कॉलेजों में शुरू किए जाएंगे। तो 5 विश्वविद्यालय का आपको ये फिगर याद रखना होगा कि वहीं पर यह डिग्री प्रोग्राम 4 वर्षीय रोजगार उन्मुख प्रोग्राम है, शुरू किया जाएगा। याद रखना, खास करके ये व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रख के किया जाएगा, अर्थात ऐसा वहाँ जो पढ़ाई होगी वो रोजगार ओरिएंटेड होगी। जैसे जापान, कोरिया जैसे देशों में, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे यहाँ कंप्यूटर को चलाना सिखाते हैं, लेकिन कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, क्या जापान में, चीन में कंप्यूटर बनाना सिखाया जाता है बच्चों को शुरू से, कि जिससे वो जब आगे बढ़े, वो रोबोट बनाना सिखाया जाता है, जिससे वो आगे बढ़े तो अपना खुद का व्यवसाय कर सकें, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ नया इनोवेशन कर सके। देखा होगा अभी जब एआई समिट हुआ था तो उनमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा एक जो है डॉग को प्रेजेंट किया गया था, वो चीन द्वारा बनाया गया था। चीन में ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो इस तरह के एआई आधारित बहुत सारे रोबोट और बहुत सारी चीजों का निर्माण वो लोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां के लोगों को व्यावसायिक कौशल से जोड़ा गया है। वहां ऐसे ही रोजगार जो है परक वहां पर कोर्स चालू किए जाते हैं, जिससे वो लोग रोजगार पा सके। ठीक है, जिससे वहां पर क्या हो, बेरोजगारी को कम किया जा सके और लोग अपना रोजगार शुरू कर सके। इसीलिए देखा होगा कि जापान, चीन, कोरिया जैसे देश खास करके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, क्योंकि उनको बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है। तो उन लोगों को सिखाना, बनाना सिखाते हैं, हमारे यहाँ चलाना सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ एजुकेशन में है, जिसको समझने की जरूरत है। जब तक रोजगार पर शिक्षा हम नहीं देंगे तब तक हम, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके चक्कर में जो 10 साल 5 साल जो बर्बाद होते हैं वो तो ना बर्बाद होने पाए। हम व्यवसाय करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, हम व्यवसाय करते हुए नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये काम जो है हमारी सरकारों को सोचना होगा, नहीं तो बेरोजगारी ऐसे बढ़ती रहेगी, क्योंकि युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, लिखा है कि यह प्रोग्राम बिहार के 5 विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और 11 कॉलेज में। उद्देश्य क्या है? स्नातकों को जो ग्रेजुएट हो जाएंगे कि रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है, उनको रोजगार पर शिक्षा ही देना है कि जैसे उनका एजुकेशन समाप्त हो, उनका प्लेसमेंट हो जाए, या तो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वो किसी कंपनी में जुड़ जाए। ठीक है, या किसी अनुसंधान केंद्र में उनको जॉब लग जाए। इसके तहत डिजिटल इलेक्ट्रिक्स से लेकर के स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और मीडिया से लेकर के वित्तीय क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम जो है पेश किए गए हैं। अब डिजिटल, आजकल देखा होगा गांव में कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। देखा होगा बहुत लोगों को रील जब देखते होंगे हंसी आती होंगे टैलेंट को देख करके। तो टैलेंट की कमी हमारे देश में नहीं है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में नहीं है, बस उनको प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत थी। वो प्लेटफॉर्म किसने दे दिया? डिजिटल सोशल मीडिया ने दे दिया। देखा होगा बहुत सारी गांव की महिलाएं वीडियो बनाती हैं, और जो उनका टैलेंट निखर के आता है वैसा टैलेंट, वैसा एक्टिंग खास हमें लगता है हीरो हीरोइन नहीं कर सकते। तो टैलेंट किसने दिया? सोशल मीडिया ने। अगर वही टैलेंट हम विश्वविद्यालयों में पढ़ा दें
तब और ज्यादा निखर के आएगा। उसी चीज को ध्यान में रखकर ये किया गया है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक क्षेत्रों को बताया जाएगा, इनमें स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए जो है इसमें जो पढ़ाई की जाएगी, मीडिया से लेकर के मीडिया से जुड़े हुए पढ़ाई की जाएगी, इसमें कराई जाएगी। और वित्तीय क्षेत्रों में कैसे जो है क्या किया जाए, विशेष जो है काम किया जाए जिससे आपका वित्तीय क्षेत्र ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये सब जो है कोर्स इसमें शुरू किए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका उद्देश्य के अनुसार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। प्रोग्राम का नाम जरूर याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ याद रखना, अक्टूबर के महीने में कुछ चर्चित युद्ध अभ्यास हुए हैं, उन युद्ध अभ्यासों को भी देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे एक आपका है समुद्री शक्ति अभ्यास, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्री शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लिखा है, भारतीय नौसेना ने, याद रखिएगा, 14 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापट्टनम में इंडोनेशियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री, याद रखना, शक्ति का 5वां संस्करण किया है। कभी कभी ये संस्करण भी पूछ देते हैं, ये भी याद रखिएगा अगर वाक्य बना के आता है। और याद रखना ये कहाँ पे हुआ, ये भी पूछ देते हैं। तो समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। और ये नौसैनिक अभ्यास है, ये भी याद रखना। आजकल क्या है, उनको पता है कि बच्चा ये रट लिया होगा कि समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है, भारत इंडोनेशिया के बीच। क्वेश्चन ये पूछ देगा वो, ये किस सेना के साथ हुआ है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना। अब लगेगा कि अब क्या करूं मैं, जो है तब उस समय बहुत दुख होता है कि मैंने इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा, आता है तो उससे बहुत गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने इन सब बारीक चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया। अब आया हुआ क्वेश्चन हमारे हाथ से जा रहा है, तो हमें ऐसे चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये इस बार इंडोनेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया की मेजबानी में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के बीच में, याद रखिएगा, ये अभ्यास इसीलिए होते हैं कि लगातार सेना एक्टिव रहे, तो दोनों देशों के बीच में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना, समुद्री सहयोग को मजबूत करना, जिसमें तट पर और समुद्र में कई पेशेवर और परिचालनात्मक गतिविधियां शामिल होती हैं। तो समुद्र के जो क्या कहते हैं व्यापार है उसको मजबूत किया जा सके, समुद्री सहयोग को मजबूत किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे समुद्र में जो है जहाजों को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें हम दूसरे देशों से मदद ले सकते हैं सेना के माध्यम से। तो ये सब जो है हमेशा अभ्यास होते रहते हैं और होता रहना भी चाहिए। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इस अभ्यास में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था, तो INS, याद रखना, कावारत्ती, और इंडोनेशिया की ओर से KRI जॉन लाई ने भाग लिया था। ये दो जहाज हैं जो नौसेना के हैं, जो इसमें भाग लिए थे इस युद्धाभ्यास में। ठीक है, यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, बंदरगाह चरण और आपका समुद्री चरण। जो पहला अभ्यास हुआ था वो बंदरगाहों के पास हुआ था और दूसरा समुद्र के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा के अभ्यास होना जरूरी है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका है अष्टू हिंद 2025 युद्ध अभ्यास। 13 से 26 अक्टूबर 2025 के मध्य भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। नाम क्या है, हिंद, आपका हिंद नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया और हिंद अर्थात हिंदुस्तान आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में एक शहर है पर्थ, वहीं पर इसको आयोजित किया गया है। जब क्रिकेट मैच होता है तो अक्सर नाम पर्थ आपने सुना होगा। ठीक है, या एक वार्षिक अभ्यास है, ये भी याद रखना। अगला अभ्यास जो अक्टूबर के महीने में हुआ है, अभ्यास इंद्र 2025 हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, बीकानेर राजस्थान में किया गया है। और ये किससे किसके बीच में हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। तो याद रखना, ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो भारत और रूस के बीच में जो अभ्यास हुआ है वो इंद्र हुआ है, ये याद रखना। उसका नाम है अभ्यास इंद्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना जरूरी है। इस बार ये बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी, जो बारी बारी से भारत और रूस में होती है। तो जो कोई भी अभ्यास होता है वो एक बार भारत में होगा और जिस देश के साथ हो रहा है उसके साथ होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका है कोकड़, जो है 25 सैन्य अभ्यास हुआ है, ये किसके साथ हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, अक्टूबर 2025 में कोकड़ 25 सैन्य अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में हुआ है। ये किससे किसके बीच हुआ है, तो भारत और आपका यूनाइटेड
किंगडम के साथ हुआ है, अर्थात ब्रिटेन के साथ हुआ है। तो कोकर किसके साथ हुआ याद रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के साथ हुआ है। तो अक्टूबर के महीने में जितने अभ्यास हुए हैं सबको जानना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मंथली करंट अफेयर कराने का मतलब ये होता है कि उस महीने में जितनी भी घटनाएं महत्वपूर्ण है सब आपको बता दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ दिवस भी हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी याद रखना है। जैसे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखिएगा। कब माना जाता है? 16 अक्टूबर को। जाके देखिएगा पेपर में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो भी दिवस आजकल मनाया जाता है, दिवस तो कम पूछते हैं, थीम ज्यादा पूछते हैं। जिसका थीम क्या है? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य। साथ साथ बेहतर भोजन होगा तो बेहतर भविष्य भी जो है क्या होगा, साथ साथ चलता रहेगा। इस हिसाब से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, बेहतर भोजन, बेहतर जो है भविष्य। क्या भविष्य साथ साथ, इस बार का क्या है थीम है, क्वेश्चन आएगा। आता है ये क्वेश्चन, हमेशा आता है, तो गलती मत करिएगा। जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं वो तो हमेशा हमें देखने की जरूरत पड़ती है कि यहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत हमारा ना होने पाए, कि हमारा गलत होगा, सबका गलत नहीं होगा। 31 अक्टूबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक करने में जो योगदान दिया था, भारत की रियासतों को जोड़ने में जो योगदान दिया था, इसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इसका? विविधता में एकता। हमारा देश भी विविधता में एकता रखता है, तो इस बार का थीम है विविधता में एकता। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ न्यूज जो है ऑनलाइनर देख लेते हैं। सितंबर 2025 को बिजनेस लाइन चैलेंजर अवार्ड्स में किसे जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को, अर्थात डीआरडीओ को दिया गया है। डीआरडीओ हमारे यहाँ सेना से जुड़े हुए अनुसंधान करता है, मिसाइलों का निर्माण करता है, वाहन बनाते हैं, जितने भी अनुसंधान काम सेना का होता है डीआरडीओ करता है। याद रखना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, याद रखिएगा, कि परिषद के भाग 2 में किस कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 2025 से 2028 के लिए चुना गया है। किसमें? तो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के, याद है ना, परिषद के भाग 2 में शामिल किया गया है। तो भारत को 2025 में किस किस संगठन में शामिल किया गया है, मैं यहाँ लिस्ट दे दे रहा हूं, इसको भी याद कर लीजिएगा कि किस कार्यकाल के लिए किस संगठन में भारत को सदस्य बनाया गया है और किसका अध्यक्ष बनाया गया है। मैं लिस्ट पूरी दे दे रहा हूं, इसको देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अगला न्यूज है आपका 7-8 अक्टूबर 2025 को किस संस्थान ने यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस की स्थापना की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, याद रखना, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने, याद रखिएगा, जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, उसके लिए याद रखना कई संस्थाओं की स्थापना किया है। उसमें याद रखना यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस की भी स्थापना आरबीआई ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगली न्यूज है आपका, हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला विश्व का 26वां देश बन गया है? तो फिजी बन गया है, याद रखिएगा, फिजी। फिजी कहां पर, याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। आप मैप पे देख रहे होंगे। फिजी में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, क्योंकि ये इस पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, और भारत से, खास करके यूपी बिहार से लोगों को जो, याद रखना, यहाँ से ले जाकर के वहाँ गन्ने की खेती कराते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फिजी में जो अधिकांश लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, मॉरिशस की तरह। तो याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ट्रेकोमा क्या किया गया, समाप्त किया गया। ट्रेकोमा एक आंख की बीमारी होती है, गंभीर संक्रामक बीमारी होती है। इसको समाप्त करने में ये 26वां देश बन चुका है विश्व स्तर पे। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रही टॉम हॉक मिसाइलें किस देश से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है, याद रखिएगा। अभी जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है अमेरिका का, उसमें भी इस मिसाइल की चर्चा की गई है। टॉम हॉक मिसाइल, याद रखना, ये अमेरिका की मिसाइल है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे, याद रखना, क्या कहते हैं, स्पाईवेयर जो है सॉफ्टवेयर ग्रेफाइट को किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल ने विकसित किया है। ये भी काफी चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है ग्रेफाइट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है आपका कि इजराइल, ईरान और आपका अमेरिका बहुत सारे जो युद्ध लड़ रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन शुरू किए हैं। तो उन ऑपरेशन की लिस्ट में यहाँ लगा दे रहा हूं, वो भी आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से ऑपरेशन किसके खिलाफ शुरू किए गए हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपका, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा हो गया है? राजस्थान हो गया। याद रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान सीमेंट का उत्पादन करने वाला ये पहला राज्य बन गया है, याद रखना। इससे पहले अगर देखा जाए तो झारखंड, उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे थे, मध्य प्रदेश आगे था, लेकिन अब वर्तमान में राजस्थान हो गया, सीमेंट के उत्पादन में नंबर 1 हो चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसने मध्य प्रदेश को रिप्लेस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो भारत के तट हैं, जो भारत के समुद्री तट हैं, वहां पर स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो है हमारे जो समुद्री जीव होते हैं उनको वो नुकसान होता है। तो उसी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, ब्लू फ्लैग, समुद्री तटों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो ब्लू फ्लैग जो आपका प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है, और भारत के तटों पर, भारत के नहीं विश्व के भी तटों पर ये निगरानी की जाती है कि उन तटों को स्वच्छ रखा जाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो भारत में जो समुद्री तट हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो चुकी है, अर्थात पहले 12 थे, अब 17, याद रखिएगा, क्या हो चुके हैं, ब्लू फ्लैग समुद्री तट की संख्या वर्तमान में भारत में 17 हो चुकी है। तो 17 कौन कौन से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक तरफ उन समुद्री तटों के नाम दिए गए हैं और उनका राज्य के साथ मिलाने को क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल में एक दो एग्जाम जो हुए हैं यूपी बिहार में, वहां एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो न्यूज क्या है, हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र उनको दिया गया है, ये मिल चुका है। अब याद रखना, सबसे ज्यादा समुद्री जो तट ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सूची में शामिल प्रमुख समुद्री तट, इस सूची में श्रीवर्धन जो है नागांव या रायगढ़ में, परनाला पालघर में, जो है गुहागर आपका जो है डाकघर जो है लाडघर आपका रत्नागिरी में शामिल किए गए हैं। तो ये कुछ शामिल कर लिएगा। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। तो 17 नाम भी याद रखना, संख्या भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा था कितने हो चुके हैं। इसी के साथ भारत में अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्री तटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 17 हो गए। तो 12 अब प्लस 5 वर्तमान में 17 हो चुके हैं। तो 17 याद रखना, ये नंबर भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के 17 ब्लू फ्लैग प्रमाण समुद्री तटों की सूची उनके केंद्र शासित प्रदेश राज्य के साथ उनको दे दिया गया है, आप जैसे देख सकते हैं। क्वेश्चन कौन पूछा गया? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। शिवराजपुर बीच आपका गुजरात में है, घोघला बीच आपका दीव में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कासरकोड बीच आपका कर्नाटक में है, जो आपका पद्दुबिद्री आपका बीच आपका कर्नाटक में है, कप्पड़ बीच आपका केरल में है, इसके बाद रस्सीकोड़ा बीच आपका आंध्र प्रदेश में है। ये सब ब्लू प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, ये सब नाम के साथ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गोल्डन बीच आपका पूरी उड़ीसा में है, ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, अभी हाल में आया था। राधानगर बीच आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये क्वेश्चन ये भी आ चुका है, राधानगर ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। कोलम बीच कई बार आ चुका है, तमिलनाडु में है। ईडन बीच आपका पुडुचेरी में है। मिनिकाय थुंडी बीच आपका लक्षद्वीप में है। इसके अलावा आपका कदमत बीच आपका लक्षद्वीप में है, ठीक है। अब याद रखना, महाराष्ट्र के 5 शामिल कर लिए गए हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। आगे यहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रमाण है क्या? ये याद रखना, किस देश द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है आपका किस संस्था द्वारा दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतरराष्ट्रीय इको लेबल है, जो विश्व भर में समुद्री तटों, मरीनों और जो है क्या कहते हैं साधारणीय नौका विहार को स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के उच्चतम मानक के आधार पर प्रदान किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये जो है क्या कहते हैं समुद्री तटों को दिया जाता है। कौन देता है? ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में फ्रांस में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। लेकिन ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, लिखा है
प्रदान करने वाली संस्था डेनमार्क स्थित अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ है पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा इसको ये दिया जाता है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए कि ब्लू फ्लैग प्रमाण जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी 1985 में। लेकिन डेनमार्क की संस्था, वर्तमान में डेनमार्क की संस्था कौन देती है? पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा, FEE द्वारा इसको दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना ये एक एनजीओ है, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों में स्थित है, भारत में 17 हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके प्रमाण के मापदंड क्या है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण के लिए समुद्री तटों को 33 कठोर मानदंडों को पूरा करना होता है, जो 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित है। कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा और सूचना, जल गुणवत्ता वहां की कैसी है, पर्यावरण प्रबंधन कैसा वहां पर, और सुरक्षा और सेवाएं कैसी हैं, इसी के आधार पर प्रमाण पत्र वहां पर दिया जाता है। ये मानदंड समुद्री तटों पर जो है सुगम्यता, सुरक्षा, स्वच्छता, हितधारक सहभागिता और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। इस आधार पर इनको दिया जाता है। तो अक्टूबर महीने का ये पार्ट 1 करंट अफेयर था, मैंने करा दिया है। अभी इसके अलावा पार्ट 2 और जो है करंट अफेयर लाऊंगा, जिसमें वन लाइनर के साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी होंगे, जिससे आपको यह चीजें आसान हो जाए करंट अफेयर को याद करना। तो याद रखना, ये करंट अफेयर आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की करंट अफेयर की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।